तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 257 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग ने अपने पॉइंट्स को आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को खरीदने में लगा दिया होता है, जिसके साथ वो यूनिवर्स के हर एक चीज़ों को देखने लगता है। इस एपिसोड में हमें लू फेंग का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने स्टार टावर में पैरों को क्रॉस करके बैठा हुआ होता है और उसकी जो फोरहेड पे अपनी तीसरी आंख मौजूद होती है वो पूरे के पूरे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट को ऑब्जर्व कर रहा होता है, जिसके साथ वो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर मौजूद ह्यूनियन एनर्जी एयर फ्लो तक को देख रहा होता है, उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है, उसको जानने की कोशिश कर रहा होता है। लू फेंग सोचता है कि मैं सिर्फ एक सिंगल क्लैन से पूरे के पूरे ऑरिजिन वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं उसके बियॉन्ड तक देख सकता हूँ। मेरे पास इतनी पावर्स आ चुकी है कि मैं उन सबके हर एक सेल्स तक को देख सकता हूँ। लू फेंग इस बात से हैरान था कि क्या यही पावर असल में एडवांस ह्यूमन बीइंग्स की ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी होती है। अब देखो ऑब्जर्वेशंस करने के भी यहाँ पे एबिलिटीज के बारे में बताई गई होती हैं। अब ऐसा तो होगा ही क्योंकि यार अलग अलग लेवल्स पे आपके पावर्स बढ़ने के साथ आपकी ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। लू फेंग इससे एक अच्छी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी। लो बात करें आँख की, जो कि तीसरी आँख थी आई ऑफ लाइफ एंड डेथ, उसे एक कंप्लीट कॉर्प्स ऑफ वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म से बनाई गई थी, लेकिन इसे सिर्फ अपना एक ही बंदा यूज कर सकता है। लू फेंग अपनी ऑब्जर्वेशनल एबिलिटीज को एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स तक ले जाना चाहता था, लेकिन अभी वो काफी ज्यादा दूर होती है। देखो जैसे मैंने बताया कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स के भी लेवल्स होते हैं। लू फेंग अभी वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म के लेवल तक पहुंचने में काफी ज्यादा दूर होता है। लू फेंग को जो इन्फिनाइट स्पेस ट्रेवल से इंफॉर्मेशन मिली थी उससे लू फेंग को ये पता चला था कि वहां पर ह्यूमन एंसेस्टर वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ, हाई लेवल ह्यूमन लाइफ और लो लेवल ह्यूमन लाइफ होते हैं। मतलब सबसे ऊपर ह्यूमन एंसेस्टर तो ऑलरेडी सबसे ऊपर होगा और सेकंड में वर्ल्ड क्लास आता है, थर्ड में आता है हाई लेवल और फोर्थ में लो लेवल। मतलब अभी अपने लू फेंग के पास लो लेवल ह्यूमन लाइफ की ऑब्जर्वेशनल स्किल होती है और एंसेस्टर तक पहुंचने में भी लू फेंग को काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। हर एक डिफरेंस की अगर बात करें तो उसमें काफी ज्यादा अंतर होता है, मतलब बहुत बहुत बड़ा गैप होता है 4 लेवल से। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा बड़ा गैप्स हुआ करती होंगी। लू फेंग के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो लू फेंग की जो वर्ल्ड क्लास ऑब्जर्वेशनल एबिलिटीज है वो यूनिवर्स लाइफ तक को देख सकती थी। इसके साथ वो चाहता तो एंसेस्टर जो कि 2 नेशंस के उनके पूरे सीक्रेट्स को देख पाता, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं था। लेकिन क्या कहे लू फेंग के पास अभी उस लेवल की ऑब्जर्वेशनल स्किल्स मौजूद नहीं है, जिसके साथ लू फेंग कहता कि चलो अब मुझे इस केज वर्ल्ड के अंदर के सारी सीन को देखने दो, जिसके साथ वो उसके पावर्स को और भी यूज करने लगता है। बहुत ही बकवास लिखा गया है तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जिसके साथ लू फेंग उन सबको ऑब्जर्व तो करता है, लेकिन उसी के साथ अपने ध्यान को हटाकर वो स्टार टावर पर ले आता है ताकि वो यूनिवर्स को छोड़कर सबसे पहले सबसे मिस्टीरियस चीज जो कि स्टार टावर है उसको देख सके। जिसके साथ लू फेंग अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ का यूज करके स्टार टावर के सीक्रेट पैटर्न्स के अंदर घुसने लगता है, उसके कमियों को मतलब कह सकते हो उसके सीक्रेट पैटर्न्स को देखने लगता है। बूम धमाका होने लगता है। अभी सेम टू सेम वैसा ही होता है जब कोई अपने अर्थ पे बंदा अपने माइक्रोस्कोप से जूम करके देख रहा हो, वैसा ही सेम टू सेम अपना लू फेंग यूज कर रहा होता है, जिसके साथ वो अपने पावर्स का यूज करके उसके अंदर भेजने लगता है। अब लू फेंग की पावर्स ऑलरेडी सेकेंड लेवल गॉड किंग की थी और साथ में उसकी स्पिरिचुअल विल पावर गॉड एम्पर लेवल तक पहुंच चुकी थी। लू फेंग आसानी से अपने इस पावर से स्टार टावर्स के कई सारे सीक्रेट पैटर्न्स को देख सकता था, लेकिन जब वो अपनी तीसरी आंख से स्टार टावर्स के सीक्रेट पैटर्न्स को देखने की कोशिश करता है तो क्या होता है वहां पे कि सारा चीज ही बदल जाता है, वहां का देखने का नजरिया ही बदल चुका होता है। लू फेंग देखकर हैरान होते हुए क्या था कि ये तो, और वो काफी ज्यादा हैरान होने लगता है क्योंकि जो स्टार टावर्स के अंदर डीप सीक्रेट पैटर्न्स मौजूद थी, लू फेंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो एक स्पेस टाइम लेयर्स में साइमल्टेनियसली रहा करते हैं, जिसमें कि अंदर स्पेस टाइम्स का स्ट्रक्चर
में बना गया है। अब आपको मल्टीवर्स का खेल पता ना, सेम टू सेम समझ लो कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स थे, जो हिडन सीक्रेट्स मौजूद थे, वो अलग अलग स्पेस के लेयर्स में बटे हुए होते हैं, जहाँ पे उन सभी के अंदर सभी चीज स्टैटिक थी, मतलब टाइम उसके अंदर रुका हुआ सा लग रहा था। वहाँ पे जो ब्लड वेट स्केल्स थे वो पूरी तरह से एक फिक्स पॉइंट पे जमी हुई होती हैं। जो होता है टाइम लॉग, जो होता है इटर्नल और अनचेंजिंग, चाहे कुछ भी बाहर क्यों ना हो, बाहर कुछ भी क्यों ना, कितने ही सालों क्यों ना बदले, जो ब्लड वेट स्केल्स के पास की जो समय है वो पूरी तरह से थमी हुई रहेगी, पूरी तरह से रुकी हुई रहेगी। वहां पे समझ लो तो टाइम स्टॉप का स्पेल लगाया हुआ होता है। लूफिंग उसको देखने लगता है, सच में वो काफी काफी ज्यादा खूबसूरत होता है, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है उसी ब्लड रेड स्केल्स को, जो कि 12 कलर से जगमगा रहा होता है। और वहां पर जो टाइम स्पेस वही कोलैप्स हो चुकी थी, फिक्स पॉइंट पे जम चुकी थी, ऐसा लग रहा था किसी ने टाइम को रोक दिया है। जिसके साथ वहां का स्पेस भी ग्रेजुअली अनफोल्ड होता दिख रहा था। यहाँ स्पेस एंड टाइम की थोड़ी सी थ्योरी बताई गई है, जैसे कि हमें बताया जाता है कि अगर स्पेस को अनफोल्ड किया गया, उसको शेप दिया गया, तो वहां पे जो टाइम है वो स्लोली स्लोली फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर उसको ब्लैक होल को देखें ना, सेम टू सेम वैसा ही समझ लो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा होता है। ब्लैक होल के पास अगर आप अंदर चले गए तो कुछ भी नहीं बचेगा, सेम टू सेम इस जगह पे ऐसा ही चीज हो रहा होता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जो टाइमलाइन मौजूद है वो अलग अलग टाइमलाइन में बटी हुई है। एक टाइमलाइन मतलब सैकड़ों टाइमलाइन मौजूद है, जहाँ पे डिफरेंट स्पेसेस मौजूद हैं और जहाँ पे डिफरेंट टाइमलाइंस मौजूद है। अगर किसी को इसके डिफरेंट स्पेसेस को देखना है तो उसको कम से कम ऑरिजिन ऑफ स्पेस के, मतलब जो डॉ ऑरिजिन ऑफ स्पेस होती है, उसको एक्सट्रीम लेवल तक सीखना होगा, तभी वो इनसाइड डिफरेंट स्पेसेस को परसीव कर सकते हैं। टाइमलाइंस की बात करें तो उसे भी डॉ ऑफ ऑरिजिन ऑफ टाइम को एक हायर लेवल तक मैनिपुलेट करना सीखना होगा। मतलब एक सवाल है, लूफिंग आखिर लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन को क्यों ही सीखता है? हमने देखा है कि हर एक डोंगवा में स्पेस टाइम सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, माना वो हार्ड होता है, लेकिन यार लूफिंग इसको सीख लेता था, गजब थी। मतलब अपने जो ऑरिजिन एंसेस्टर मतलब युवान था वो भी इसी चीज को सीखा हुआ था, उसने भी टाइम एंड स्पेस के लॉ को सीखकर अपने आप को इतना पावरफुल बनाया हुआ था। तो क्या लूफिंग नहीं कर सकता था? लूफिंग करता तो सच में उसकी जो टाइम एबिलिटी और साथ में स्पेस कंट्रोलिंग की एबिलिटी होती है वो काफी काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है, इसी में तो मजा आता है। लेकिन लूफिंग ने अपने लाइफ एंड डेथ को यूज किया होता है, लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन के लॉ को सीखकर अपने आप को पावरफुल बनाया था। ऑफ कोर्स वो भी पावरफुल है, लेकिन मेरे ख्याल से स्पेस और टाइम ज्यादा पावरफुल लगता है। जिसके साथ लूफिंग उन्हीं सारे स्टार टावर्स के सीक्रेट पैटर्न को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। लूफिंग उन्हीं सबको देखकर क्या आता है कि मैंने अपने प्रीवियस ईयर्स में, जितने भी सालों में मैंने अपने इनसाइड टेक्निक्स को कॉम्प्रीहेंड किए हैं, मैंने उन सभी समय में 8 ब्रांचेस फ्यूजन टेक्निक के 9 काइंड्स को कॉम्प्रीहेंड कर लिया है। लेकिन अभी भी मेरी विजन काफी ज्यादा छोटी है। मेरे टेक्निक्स के अंदर कई सारी वीकनेस है जो कि मुझे ओवरकम करके अपने आप को और भी पावरफुल बनाना है। जिसके साथ लूफिंग अपने हाथों को फ्लिप करता है और वहां पर यूनियन क्रिस्टल अपीयर हो जाता है, जिसको कि वही डी किंग ने दिए होते हैं उन साइड ट्रेजर्स को एक्सचेंज करने के साथ। जिसके साथ लूफिंग उसे एक कैंडी की तरह खा जाता है, जिसके साथ वो उसी स्टार टावर्स के सीक्रेट पैटर्न्स पे फोकस करने लगता है, उसको स्टडी करने लगता है। लूफिंग स्टडी करते हुए क्या था कि मैंने अभी 3 डॉ ऑफ लाइफ को एक्यूमुलेट किया है, जो डिस्ट्रक्शन एंड लाइफ एंड डेथ होता है, जिसको कि अब लूफिंग रीऑर्गेनाइज करने लगता है, शुरुआत से हर एक चीज ठीक करने लगता है ताकि वो अपने अंदर की वीकनेस को हटा सके। इसके साथ यहाँ पे लूफिंग कहता है कि ये तीसरी आंख जो मेरी है वो तो मेरे लिए एक एड है, जो कि मेरे इंफॉर्मेशन देखने में मदद करेगी, जो कि मेरे कल्टिवेशन को बढ़ाने में मदद करेगी। वो मेरे कल्टिवेशन, वो मेरे स्ट्रेंथ को पावरफुल नहीं बना सकती। जिसके साथ लूफिंग उन सारे ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशंस को ऑर्गेनाइज करने लगता है, उन सबको फिर से पढ़ने लगता है, जहाँ पे फिर से काफी जहाँ बकवास लिखी जाने लगती है। जिसके साथ हमें सीनियर युवान के बारे में बताया जाता है कि इसी कान तो यहाँ पे जितने भी बंदे थे उन्होंने इन सारी चीजों को फैसला किया था। इन सारी चीजों को कह सकते हो कि उन्होंने पहले से ही नियम बना रखा था कि जितने भी ट्रेजर्स मौजूद है अपने इन्फिनाइट स्पेसेस में, वो सारे ट्रेजर्स सिर्फ जीनियसेस को दिए
ही जाएंगे। अब जीनियस तो होते हैं कई सारे लोग, लेकिन क्या करें, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि थोड़ी स्लो हो। जैसे लू फेंग को अभी क्या चाहिए थी, अंडरस्टैंडिंग। अगर लू फेंग ने डॉ को सीख लिया तो यार वो पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, वो अल्टीमेट वाले में ब्रेक थ्रू कर जाएगा। लेकिन अगर वो डॉ को सीख नहीं पाएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी ही नहीं होगी, तो आखिरकार लू फेंग कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो इसी लेवल में अटका रह सकता है। इसके साथ लू फेंग उन्हीं सबको याद करने लगता है कि कैसे 12 एक्सचेंजर्स जो कि आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को एक्सचेंज किए थे, उन सभी के पास भी हाई टैलेंट थी। लेकिन क्या हुआ, वो सभी मारे गए क्योंकि उनकी अचीवमेंट्स बहुत ऑर्डिनरी जैसी देखी जाती है। 41 और बाकी सारे बंदों को तो उन्होंने इन सबको कर रखा है, उन सब ने रूल बना रखा है। जिसके साथ लू फेंग ये भी जानता था कि उसको ओरिजिन कॉन्टिनेंट में आए हुए सिर्फ 800 ईपोज का ही टाइम गुजरा है और उसने अभी इसी लेवल्स तक, इतने ऊपर तक अपने को बढ़ा लिया था सिर्फ 800 ईपोज में ही। अगर डाउट की बात करें, मतलब टैलेंट की बात करें, तो लू फेंग की टैलेंट ऑफ कोर्स यहाँ पे हर किसी से ऊपर होती है। जितने भी बैंक्स आ चुके हैं अभी तक में ओरिजिन कॉन्टिनेंट में, उन सबसे लू फेंग की जो टैलेंट होती है काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है, क्योंकि इतने कम समय में कोई भी बंदा इतना ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाया होता है। जिसके साथ हमें होली लैंड ऑफ थंडर एंशिएंट किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जो कि थंडर माउंटेन होता है, और वहां पे हमें थंडर एंशिएंट किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहां पे अपने थंडर माउंटेन के एंचेस्टर सेक्लूजन में रहा करते थे। जिसके साथ वो बंदा जो थंडर एंचेस्टर होता है, वो एक गोल्डन फिंगर बोन की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने टोटल में 6 पीसेज ऑफ ऐसे बोन्स को जमा किए थे जो कि मुझे ड्रीम रियलम और बाकी के टियानजू रियलम से मिले होते। मतलब ये सुकुना के 6 अंगुलियों जैसे ही होते हैं, जो कि उसने ट्रेजर लैंड इन सब से जमा किए होते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि मैंने ओरिजिन कॉन्टिनेंट के एजेस में, मतलब जितने भी समय तक मैं जिंदा रहा हूँ, मैंने अपने आप को पावरफुल बनाया है और साथ में मैंने बहुत सारे मोनार्चिस को ट्रेन भी किया है ताकि वो मेरे लिए रिसोर्सेज को गैदर कर सके, वो मेरी गुलामी कर सके। जहाँ पे उन्होंने मुझे कई सारे रेयर ट्रेजर्स भी दिए थे, कई सारे सीक्रेट ट्रेजर्स भी मेरे हाथों में दिए थे। लेकिन क्या मैं अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया हूं, मैं अभी भी सिर्फ परफेक्ट स्टेट ऑफ गॉड एम्पर के लेवल तक ही पहुंच पाया हूं, मुझे और भी हायर लेवल तक जाना है। मैंने ऑलरेडी ह्यूमन लाइफ के प्रिजनर्स को देख रखा है, मैंने कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मैं वहां पे अपने आप को ब्रेक थ्रू करा ही नहीं पाता, मैं अपने आप को अल्टीमेट अवेकनिंग तक ले ही नहीं जा पाता। मुझे कोई क्लू ही नहीं है कि आखिरकार अल्टीमेट अवेकनिंग तक जाया कैसे जाता है। इसके साथ थंडर एंचेस्टर उसी गोल्डन फिगर बोन की तरफ देखने लगते हैं और से ध्यान से, क्योंकि वही एक तरीका था जिससे कि वो ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। और अभी तक हमें बताया जाता है कि 6 जो फिंगर्स मौजूद थे, उनमें से 5 को उन्होंने कह सकते हो कि बेच दिया या फिर खा गया, कुछ भी हो सकता है, इसमें तो लिखा हुआ बेच दिया गया है। जिसमें से उसका जो लास्ट फिंगर होता है वही बचा हुआ था, जो कि काफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिसके साथ वो उसी गोल्डन फिंगर बोन की तरफ देखने लगता है और अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को उसके अंदर डालने लगता है, जहां पर उसे थंडर सीक्रेट पैटर्न्स दिखाई देने लगते हैं, जो कि काफी ज्यादा होते हैं। जिसके साथ वो ये भी कहता है कि सीनियर युवान ने मुझे एक बार बताया था कि कैसे मेरी जो फाइनल ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटीज हैं वो इसी फाइनल फिंगर बोन्स के अंदर मौजूद हैं। जब तक कि मैं इस फिंगर के अंदर के बेसिक को ग्रैप्स कर लूंगा, मैं अपने आप को अल्टीमेट अवेकनिंग तक अचीव करवा सकता हूं। लेकिन अभी तक वो बंदा ऐसे करने में कामयाब नहीं हो पाया था, वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है, क्योंकि जो चीज़ उसे ब्रेक थ्रू करा सकती है वो ठीक उसके आंखों के सामने है। लेकिन उसने कई सारे एरियाज तक उसको स्टडी किया, लेकिन फिर अभी तक वो कंफ्यूज था, मतलब उसे समझ नहीं आता कि यार ब्रेक थ्रू कैसे करना है, इसके अंदर राज क्या छिपा हुआ है। इनफैक्ट थंडर एंसेस्टर्स ने बहुत ही लंबे अरसे से इसको प्रैक्टिस किया था, जिसके कारण उसे ये चीज़ तो अच्छे से पता चल चुकी थी कि उसकी कॉम्प्रिहेंशन काफी ज्यादा वीक है बाकी और के मुकाबले। जहां पे वो कहा था कि अगर मैं चाहूं तो अल्टीमेट 12 तक पहुंच तो गया हूं, लेकिन फिर भी मैं काफी ज्यादा कमजोर हूं, मैं अभी तक गॉड एम्पायर रियलम को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा हूं। इसके साथ वो उन्हीं सबको प्रैक्टिस करने लगता। हमें ये भी बताया जाता है कि शुरुआत में इस बंदे ने भी डॉ को यूज किया था अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, लेकिन डॉ को सीखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बड़े बड़े बंदों की
हेकरी फेसनी मतलब जो भी कह सकते हो, बड़े बड़े बंदों भी वहाँ पे चूक जाते उसको प्रैक्टिस करने में, जिसके बाद वो आगे के लिए अपने ह्यूमन ब्लड लाइन को कल्टीवेट करने लगा था। जब समझो एंसेस्टर ही खून के प्यासे हो तो मोनार्चिस की बात ही क्या करें, इसलिए तो मोनार्चिस इतने ज़्यादा ह्यूमन ब्लड लाइन को प्रैक्टिस करते हैं और सबको मारकर खाया करते हैं। इसके साथ यहाँ पे देखा जाए तो ह्यूमन ब्लड लाइन को जब उसने प्रैक्टिस किया तो सच में काफ़ी ज़्यादा आसान था, क्योंकि एक बार तुम अपने पोटेंशियल्स को ट्रैप कर लो तो उसमें टाइम और रिसोर्सेज की ही ज़रूरत होती है और साथ में थोड़ी सी लक की भी होती है, जिसके कारण आज अपना जो थंडर एंसेस्टर होते हैं वो इस पॉइंट तक पहुंच गया होता है। और अभी के फिलहाल वो भी गॉड एम्परर रियलम के पीक पे आ चुका था, मतलब दोनों एंसेस्टर गॉड रियलम के पीक पे आ चुके थे। और देखा जाए तो वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ये बंदा कहता है कि अभी मैं भले ही क्यों ना गॉड एम्परर रियलम के पीक पे आ चुका हूँ, लेकिन जो मोस्ट टेरिफाइंग बेंग्स है वहाँ पे हमारे केज वर्ल्ड के बाहर, वो उन सबको एक सिंगल स्ट्राइक में मार सकते हैं। मतलब देख रहे हो अभी ये सब कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं और कितने ज़्यादा पावरफुल बेंग्स आगे आने वाले एपिसोड्स में आने वाले, क्योंकि इन थंडर एंसेस्टर जो कि ऑलरेडी गॉड एम्परर रियलम में आ चुके हैं, इन सबको भी एक ऐसा बंदा है जो कि इन सबको एक सिंगल स्ट्राइक से खत्म कर सकते हैं। मतलब वो होता है ना बच्चों वाली मौत मारना, वैसा ही होता है। अब जो पीक ऑफ गॉड एम्परर रियलम होती है वो सेमी ह्यूमन लेवल के इक्विवेलेंट कहा जाता है, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब जो परफेक्टेड गॉड एम्प्रेस होते हैं उनकी जो एनलाइटमेंट लीनेज होती है वो नेचुरली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, और जिन वर्ल्ड्स के अंदर काउंटलेस पावरफुल बेंग्स मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जैसे लू फेंग को देख लो, वो अपने सेकंड लेवल में हिरा के अल्टीमेट रियलम्स तक को मार सकता है। सेकंड लेवल वाले बंदे लू फेंग के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। वैसा ही और भी एस्टोनिशिंग क्रिएचर्स इस ओरिजिन वर्ल्ड्स के अंदर मौजूद हैं। उनके पास सेमी ह्यूमन लेवल ही बल्कि उनके पास और भी पार्ट्स मौजूद होते हैं, उनकी पावर्स और भी ज़्यादा होती है और उनकी एग्जिस्टेंस सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। अब बात करें तो उन सारे एग्जिस्टेंस में भी ऐसे कोई बंदे थे जिन्होंने हाई लेवल ह्यूमन बेंग्स तक को ब्रेक थ्रू करके रखा था, और ऐसा कहा जाता है कि जब कोई बंदा वर्ल्ड क्लास ह्यूमन बेंग्स बन जाता है तो उनकी एग्जिस्टेंस उन सभी बंदों के कंपेरेबल हो जाती है, जिसके कारण थंडर एंसेस्टर अभी उन सारे फिगर्स के सामने कुछ भी नहीं होते हैं। जिसके साथ वो उसी फिंगर बोन की तरफ देखने लगता और कहता कि मेरे सामने कोई भी क्लू मिल ही नहीं रहा है कि आखिरकार मैं ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता हूँ। इसके साथ वो खुद को शांत करता और कहता बेटे अभी मुझे तो सिर्फ यही पढ़ना है, तब तक ही मैं अल्टीमेट लेवल तक जा सकता हूँ। मतलब वो गॉड एम्पर के अल्टीमेट अवेकनिंग को अवेक कर सकता है, जिसके साथ वो उन सबको बात पढ़ने लगता है। जिसके बाद फिर से हमें सीन्स को थंडर माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दो मोनार्चीज बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे एक तो व्हाइट डेमन होता है और दूसरा एक और मोनार्च मौजूद होता है, जिनमें से वहाँ पे जो एक और बंदा होता है वो अपने व्हाइट डेमन से कहता है कि व्हाइट डेमन तुम्हारे पास तो सच में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आ चुकी है। अब जो मैन होता है उसकी पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो एक ब्लू एंड व्हाइट स्केल्स में घिरा हुआ होता है और वो थोड़ा सा बूढ़ा लग रहा होता है। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुमने तो यहाँ पे कुछ फ्रिंज स्मॉल कंट्रीज में अपने ऑपरेशन को शुरू तो कर दिया था, लेकिन आखिरकार तुम थंडर एंसेंट किंगडम्स के वाइल्डनेस एरियाज में क्यों भेज रहे हो अपने लोगों को ताकि वो वहां पे ट्राइब्स को कैप्चर कर सके? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो व्हाइट डेमन अपने उस दूसरे बंदे की तरफ देख कर कहता है लॉर्ड लैंडवो, लगता है कि तुम इसको डिस्कवर कर चुके हो। मैं सब ऑर्डिनेंस काफी ज्यादा केयरफुल है, वो केओस स्टेट्स में काफी ज्यादा बिखरे हुए हैं, जिसके कारण वहां पे देखा जाए तो उतना शोर शराबा नहीं हो रहा है। बाकी के किसी और मोनार्ची ने इस बारे में नोटिस नहीं की, लेकिन तुम लॉर्ड लैंडवो तुमने इसके बारे में नोटिस कर लिया। तो लॉर्ड लैंडवो उससे कहता कि देखो यहाँ पे तुम भले ही कुछ छोटे मोटे कंट्रीज को टारगेट बना रहे हो, लेकिन आखिरकार तुम अपने ही एंशिएंट किंगडम्स के कंट्रीज को कैसे टारगेट बना सकते हो, उन्हीं के लोगों को कैसे मारकर खा सकते हो। मतलब देख रहे हो कितनी ज़्यादा जालिम, कितनी ज़्यादा बुरे हो चुके हैं जो कि अपने ही लोगों को मारकर खाना चाहते हैं। इन सबको या एम्परर मोनार्चिस कहने से अच्छा इन सबको कह सकता हूँ कि ये लोग क्या कहते हैं मैं भूल गया। जिसके साथ यहाँ पे व्हाइट डेमन लॉर्ड उससे कहता है कि देखो इंटायर ऑरिजिन कॉन्टिनेंट फ्यूचर में डिस्ट्रॉय होने वाली है और जितने भी थंडर एंशिएंट किंगडम्स के बंदे हैं वो सभी मारे जाएंगे। और ऐसा केस है तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इनको मार कर खा रहा हूँ या फिर कुछ कर रहा हूँ, कम से कम मैं तो अपने आप को पावरफुल बना के इस केज वर्ल्ड से बाहर तो चला ही जाऊँगा। जिसको देखकर वो बंदा कहता कि यार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो व्हाइट डेमन कहता कि लैंड वो तुम जानते हो कि
गैलेक्सी किंगडम्स ने बहुत बड़े टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर रखा है और जो सुटेबल एरिया है उतना भी बचा नहीं है, जिसके कारण मुझे उन सारे बाहर के वाइल्डरनेस एरिया और मेरे खुद के कंट्रीज के अंदर की वाइल्डरनेस एरिया से बंदों को पकड़ना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर मुझे ये सारे ऑप्शंस को चूज करना ही पड़ता क्योंकि कोई और चारा भी नहीं है। हमारा एंशिएंट किंगडम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जब तक कि हम जहाँ शोर शराबा नहीं चलाते हैं करते हैं तब तक कोई भी नोटिस नहीं करेगा। अब लॉर्ड लैंडुओ भी उसकी तरफ देखने लगता है, उसे भी थोड़ी सी घबराहट होती है क्योंकि यार लू फेंग का डर हर किसी के मन में बैठ चुका था। अब व्हाइट डेमन उस बंदे से कहता है कि तुम भी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, तो लॉर्ड लैंडुओ कहता है कि नहीं, इसे ऐसे ही चलने दो। इसके साथ यहाँ पे वो कहता है कि हम लोग किसी भी मेजर सिटीज को अटैक नहीं करेंगे, हम लोग एक साथ मिलकर मिल बांट कर खाते हैं ताकि हम लोग एक केओस स्टेट्स के आधे आधे करके वहाँ पे नंबर्स ऑफ बेंग्स को कैप्चर कर सके। और हम लोग ये खासा ध्यान रखेंगे कि टोटल मान लो 1 बिलियन मतलब 10 बिलियन है तो हम सिर्फ 1 बिलियन को ही कैप्चर किया करेंगे। तो व्हाइट हार्ट भी कहता कि यार तुम भी सच में रूथलेस हो, लगता है कि तुम भी मारकर खाना ही चाहते हैं। अब दोनों मोनार्सी जो कि थंडर एंशिएंट किंगडम्स के थे उन्होंने ऑलरेडी अपने सब ऑर्डिनेट्स को डिस्पैच कर रखा था। अब कर तो रखा था लेकिन फिर भी वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉशियस थे क्योंकि यहाँ पे उनके एंसेस्टर भले ही कह चुके थे कि तुम यहाँ पे सेफ रहो, लेकिन वो लोग जानते थे कि गैलेक्सी किंगडम का जो लॉर्ड है वो कितना ज़्यादा रूथलेस है। उसको पता चला तो घर में घुस के मारेगा इन सारे बंदों को, लेकिन यहाँ वो सब शोर शराबा नहीं कर रहे होते हैं, जिसके साथ वो अपने इन सारे इटर्नल अफेयर्स को ऐसे ही चालू करते हैं। टाइम पास होने लगता मतलब धीरे धीरे वो सब अपने हंटिंग को शुरू कर देते, मारकर खा रहे होते ताकि वो लू फेंग के भनक न लगा सके। इसके साथ बताया जाता है कि वहाँ पर इन सारे कारण के इन सारे मौत के कारण एक अल्टीमेट चेन रिएक्शन बन चुका होता है। वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उनके बीच में देखा जाए तो बातें होने लगती है। वहाँ पे बंदे जाकर वाइल्डरनेस रीजन्स के अंदर से ट्रैप्स को पकड़ कर लाते थे, लेकिन यहाँ पे जो वाइल्डरनेस एरियाज के अंदर मान लो तुम ऐसा, यहाँ पे सीन ऐसा बताया गया कि तुम अपने शहर को छोड़कर चले गए हो, लेकिन बाद में आते हो तो देखते हो क्या पूरा का पूरा शहर ही गायब है, तो तुम्हें अजीब तो लगेगा ही। अब तुम्हारे साथ हुआ तो ठीक है, लेकिन क्या होगा कि कहीं और जगह में सेम टू सेम वैसा ही कांड हुआ हो, सेम टू सेम ऐसा ही होने लगता है। कह सकते हो कि एक चेन रिएक्शन बन चुका था, एक जगह 2 जगह 3 जगह होता तो यार थोड़ा सा कोइंसिडेंस कहा जा सकता था, लेकिन ये हर जगह होने लगता है। और कह सकते हो कि अफवाहें उड़ने लगती है और जितने भी सर्वाइवर्स बचते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं और ये इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे करते करते काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, यहाँ तक कि रॉयल गॉड किंग्स भी इन सब के बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जिसके साथ हमें गैलेक्सी किंगडम कैपिटल का सीन दिखाया जाता है, मतलब फाइनली लू फेंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एम्पायर ग्यूजी का सीन दिखाया जाता है जो कि इस न्यूज़ को जान जाता है और कहते हैं कि आखिरकार उन्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे गॉड किंग वूजिन भी होती है, एम्पायर ग्यूजी अलग होता है, एम्पायर वूजिन अलग होते हैं। अब एम्पायर गॉड किंग वूजिन अपने वूजिन से पूछते, मतलब अपने गॉड किंग गुजी वूजिन से पूछते कि यार वूजिन आखिरकार तुमने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट की, क्या ये सही तो है ना। तो वूजिन गॉड किंग कहते कि हम तुमने तो पता ही है कि मेरी जो एबिलिटीज है इन्वेजन करने की वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। मैंने ये पता लगाया है कि थंडर एंशिएंट किंगडम्स में कुछ न कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है। पहले तो रॉयल गॉड किंग्स इन सब का पीछे लगे हुए थे, इन्वेस्टिगेशन करने लगे थे, लेकिन फिर भी कोई न्यूज़ नहीं आया, जिसके कारण मुझे ये थोड़ा सा डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ तो जरूर गलत हो रहा है। मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस था कि आखिर चल क्या रहा है और यहाँ पे आखिर कौन ऐसा बंदा है जो कि थंडर एंशिएंट किंगडम्स के अंदर ही लोगों को मार रहा है। आखिरकार कौन इसको ऑफेंड करने की कोशिश कर रहा है। जो बंदा ही कर रहा है वो थंडर एंशिएंट किंगडम को ही नहीं बल्कि लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी तक को ऑफेंड कर रहा है। अब वूजिन गॉड किंग भी क्या था कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशंस किया और मुझे पता चला कि थंडर एंशिएंट किंगडम्स के ही वो ट्रेटर मौजूद हैं। मतलब जो बंदे थंडर एंशिएंट किंगडम्स में इतने महामारी उठा रहे मार रहे हैं वो असल में थंडर एंशिएंट किंगडम्स के ही बंदे मौजूद हैं। जिसको सुनकर वो बंदा कहता है उन सबकी हिम्मत तो सच में बढ़ गई। जिसके साथ वो आगे उसको बताता है कि मुझे इटर्नल ट्रू गॉड्स के बारे में पता चला कि वहाँ पे मतलब मुझे अपने सहयोगियों से ये पता चला कि वो सारे इटर्नल ट्रू गॉड्स इन सारे प्लंडरिंग को काम करने में सहायता कर रहे हैं। मैं ट्रेस किया तो मुझे पता चला कि इन सब के पीछे व्हाइट डेमन लॉर्ड और लैंडुओ लॉर्ड का हाथ है, जो कि वहीं उन सभी के स्मॉल नेशंस और कह सकते वाइल्डनेस एरियाज के अंदर से लोगों को पकड़ कर मार के खा रहे हैं और
ये सब वो 1-2 सालों से नहीं बल्कि 70 एपो से करते जा रहे हैं, जिसको सुनकर एम्पर ग्यूजी काफी ज्यादा फ्यूरियस गुस्से में आ जाता और कहता कि क्या 70 सेंचुरी से वो ऐसा करते जा रहा है, आखिरकार उनकी हिम्मत कैसे हुई, वो 1-2 सालों से नहीं मतलब 700 सालों से ऐसा करते हुए आ रहे हैं, यहाँ तक कि वो हमारे लॉर्ड के बारे में भी ख्याल नहीं रख रहे थे, मुझे जल्दी से जाके अपने लॉर्ड को इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा। जिसके साथ एम्पर ग्यूजी वहाँ पे खड़ा होता और चला जाता है। वो जिन गॉड किंग ये सारे सीन को देख रहे होते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन वो भी ठंडे एंशिएंट किंगडम्स के मोनार्चिस को ऑफेंड नहीं कर सकता है। जिसके साथ वो जिन गॉड किंग सोचते हुए कहता है कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी इस मैटर को कैसे हैंडल करेंगे। जिसके साथ एम्पर ग्यूजी वहां पे, अब यहाँ पे देखो एम्पर वूजिन जो गॉड किंग वूजिन होते वो भी तो जाके लू फेंग से कह सकते थे, लेकिन जो एम्पर ग्यूजी होता है वो असल में गैलेक्सी किंगडम्स के एक हायर पोजीशंस को होल्ड करता है, जिसके कारण वो इमीडिएटली लू फेंग से मिलने जाता है, बल्कि वो मोरोसा के पास जाता है क्योंकि लू फेंग तो हमेशा से क्लीजन में रहता है। जिसके साथ वो मोरोसा को जाकर सारी चीजें रिपोर्ट कर देता है और हमें पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पे मोरोसा को जैसे ये न्यूज मिलती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और क्या आता कि व्हाइट पेयर ऑफ व्हाइट डेमन मोनार्च और लैंड डुओ मोनार्च, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे मास्टर्स के ऑर्डर को डिसरिस्पेक्ट किया। जिसके साथ मोरोसा जल्दी से लू फेंग को मास्टर कह के स्पिरिचुअल मैसेज पहुंचाता है और नेक्स्ट एपिसोड में हम सच में एक कत्लेआम को देखने वाले, लू फेंग का असली पावर्स हम फिर से देखने वाले हैं, एंसेस्टर के बीच में फाइट होगी और साथ में ये भी देखेंगे कि कैसे लू फेंग उस सबके घर में घुस के ही वहां के बंदे को मारता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।